आफ्टरनून एवरीवन। तो कल की क्लास में हम लोग ब्लॉक डायग्राम देख रहे थे और ब्लॉक डायग्राम में हम लोगों ने ट्रांसफर फंक्शन फॉर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम विद नेगेटिव फीडबैक निकाला था। उसका एक बार पहले ब्लॉक डायग्राम एक बार देख लेते हैं। इसका ब्लॉक डायग्राम इस तरीके का था। RS is the reference input. There is one forward element G of S. C of S is the control output. One feedback element is present, that is H of S. And this is the sensor और एरर डिटेक्टर। ठीक है, ये वाला जो सिग्नल था, इस सिग्नल को हम लोग E of S बोल रहे थे। ये वाला जो हमारा सिग्नल दैट इज B of S। तो यहाँ से हम लोगों ने ट्रांसफर फंक्शन निकाला था क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए हमने जो ट्रांसफर फंक्शन निकाला था दैट इज C of S अपॉन R of S इक्वल टू G of S अपॉन 1 प्लस G of S इंटू H of S। ठीक है, तो ये ट्रांसफर फंक्शन आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अगर नेगेटिव फीडबैक है तो प्लस साइन नीचे आएगा, अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फीडबैक। अगर आप नेगेटिव फीडबैक यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं एरर डिटेक्टर के अंदर, तो जो डिनोमिनेटर है इसमें क्या आएगा 1 प्लस G of S इंटू H of S। ठीक, कल डेरिवेशन पूरा देखा हुआ था हम लोगों ने, इस तरह से इसका डेरिवेशन करते हैं। ये ट्रांसफर फंक्शन यू शुड रिमेंबर दैट। इसके बाद कभी कभी हमसे ये भी पूछते थे, अगर मैं इस ब्लॉक डायग्राम को ध्यान से देखूं, और कल मैंने इसका जब डेरिवेशन किया था वहां भी आप लोगों ने देखा था कि C of S इक्वल टू E of S इंटू G of S। ठीक, यहाँ मैं C of S की वैल्यू मैं इस जगह पर पुट कर दूंगा तो वैल्यू क्या आएगी E of S इंटू G of S अपॉन R of S इक्वल टू G of S अपॉन 1 प्लस G of S इंटू H of S। G of S यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो E of S अपॉन R of S की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 1 अपॉन वन प्लस G of S into H of S. This term is called as error transfer function of the system. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जब आप लोग अभी आगे चल के जब हम लोग स्टडी स्टेट एरर पढ़ेंगे तो ये वाला टर्म भी बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, तो ये वाला टर्म भी आपको करना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस मैंने C of S की वैल्यू रखकर मैंने G of S ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड देन द ट्रांसफर फंक्शन E of S अपॉन R of S इज कॉल्ड एज एरर ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, बस आपको बस एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव फीडबैक आप यूज कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में हमेशा 1 के साथ में प्लस आएगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं आएगा। जब पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होगा तो 1 माइनस होगा। ये ध्यान रखना, अपोजिट रहता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना इससे। ठीक है, सो दिस इज द एरर ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है? यस सर। ठीक है, अब ब्लॉक डायग्राम के हम लोगों ने दो प्रॉपर्टीज देखे थे। उन दो प्रॉपर्टीज से पहले एक और टर्म जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द सिस्टम, जिसका आगे जाके स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम को यूज करने के लिए और बाकी पैरामीटर्स को यूज करने के लिए इस इक्वेशन का बहुत यूज होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द सिस्टम। तो अगर आपको किसी भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द सिस्टम को आपको निकालना है तो इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। यू हैव दैट ट्रांसफर फंक्शन, आपके पास में ट्रांसफर फंक्शन होगा। ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है you have to put it equal to 0. This denominator equal to 0 is called as that
characteristic equation of the system. If I talk about the controls, closed loop control system with negative feedback, तो उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? g of s upon 1 plus g of s into h of s. ठीक है? And what is the denominator? That is 1 plus g of s into h of s equal to 0. This is called as the characteristic equation of the closed loop control system with negative feedback. ये याद रखना है यार, तुम्हारी पूरे सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इस इक्वेशन से हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन करने की कोशिश करेंगे इन द कमिंग यूनिट्स. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको. सिस्टम की स्टेबिलिटी, सिस्टम का राइज टाइम, फॉल्ट टाइम, सब कुछ आपको इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से डिफाइन होकर जो भी इसका परफॉर्मेंस फीचर्स है, परफॉर्मेंस पैरामीटर है, they will define with the help of this characteristic equation. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो इससे ज्यादा कुछ है नहीं है, बट आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है दैट यू हैव टू ऑब्जर्व द डिनोमिनेटर एंड पुट इट इक्वल टू द 0 एंड दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द सिस्टम. ठीक, अब जब ये सारी बातें कर रहे हैं तो एक बार हम लोग थोड़ा सा अभी और इसमें एक चीज और देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, यही ले आना इसको, यही रख देना, मतलब इसको तुरंत जोड़ दी ना सर, तो बस इसके नीचे लगा दे, तो लोग आएंगे तो ये पे दबा दूंगा, साइन करवा दूंगा. हैं साइन करो लेना से. हां तो एक बार उनको फोन लगा दे, एक बार कितने बजे आएंगे? मैं तो कल बोला था उनसे, एक बार तो लास्ट मेरी आज बात नहीं है, एक बार तो फोन करके बोल दे कि 1:30 बजे से पहले आना, मैं चला जाऊंगा. तो this is called as the characteristic equation of the closed loop control system with negative feedback, है ना? ये हम लोगों ने देखा हुआ है. आगे बढ़ने से पहले एक दो टर्म्स हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं और हम लोग बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, दैट इज द जीरोस एंड पोल्स ऑफ द सिस्टम. जीरोस एंड पोल्स ऑफ द सिस्टम. ठीक है, this is also defined. ऐसा नहीं है कोई भी आपको इक्वेशन दे दिया उसको देखकर आप बोलो इसमें से जीरोस और क्या है, पोल्स क्या है. ये जो जीरोस एंड पोल्स होते हैं, इट इज आल्सो डिफाइंड फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द सिस्टम. ये भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द सिस्टम से, सॉरी, इट इज डिफाइंड फ्रॉम द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम. ये जो चीजें होती हैं ये भी ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम की मदद की, जो पॉलिनोमियल जो निकल कर आएगा, जो उसका एक रैशनल फंक्शन निकल कर आएगा, उसी से ही ये पोल्स और जीरोस भी डिफाइन होते हैं. शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ये लोग कि इफ योर ट्रांसफर फंक्शन इज लाइक एस एन ऑफ एस अपॉन डी ऑफ एस, मतलब ट्रांसफर फंक्शन है तो उसका कुछ ना कुछ एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा. So there is some polynomial in the present in the numerator and there is some polynomial present in the denominator. अगर आप जीरोस निकालना चाहते हैं, एक मिनट, अगर आपका ट्रांसफर फंक्शन ये है, ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू एन ऑफ एस अपॉन डी ऑफ एस, तो न्यूमरेटर में जो इक्वेशन ऑफ एस के फॉर्म में जो आपके पास में पॉलिनोमियल और इक्वेशन जो आपके पास में प्रेजेंट है, यू हैव टू कीप इट इक्वल टू 0, और जो उसके रूट्स निकल के आएंगे न्यूमरेटर के, दैट आर कॉल्ड एज जीरोस ऑफ द सिस्टम. ठीक है, तो जीरोस ऑफ द सिस्टम क्या होगा? जीरोस ऑफ द सिस्टम इक्वल टू रूट्स ऑफ द numerator n of s equal to 0. This is called as a zeros of the system. अब न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर की अगर कुछ जैसे न्यूमरेटर के फॉर एग्जांपल, न्यूमरेटर में मैं एक एग्जांपल लेता हूं. अभी पहले एक बार इसको पोल्स को डिफाइन कर देता हूं, उसके बाद फिर लूंगा. पोल्स ऑफ द सिस्टम इक्वल टू, these are the roots of the
डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, मतलब जो इक्वेशन आपके डिनोमिनेटर में प्रेजेंट होगी उसके रूट्स को हम लोग बोलते हैं पोल्स, जो इक्वेशन आपके न्यूमरेटर में प्रेजेंट होगी उसको इक्वल टू 0 करेंगे, उसके रूट्स को हम लोग कहेंगे जीरोस। तो समझ में आ गया बात? अगर आपके पास में ट्रांसफर फंक्शन है देन यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द पोल्स एंड द जीरोस ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जांपल, आई विल टेक वन एग्जांपल। If I have transfer function which is given by s plus 1 into 4 divided by x square plus 3s plus 2, and it is asked that what are the poles and the zeros of the system। तो मैंने बोला कि जीरोस अगर आपको निकालने हैं तो जो न्यूमरेटर में आपके पास में इक्वेशन है उसको आपको जीरो करना है, तो मैं इसको जीरो कर देता हूँ। 4s plus 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से रूट्स क्या है -1। तो इस इक्वेशन के पास में एक ही जीरो है एंड दिस जीरो इज कॉल्ड एज दिस जीरो इज प्रेजेंट एट s इक्वल टू -1। व्हाई इट इज कॉल्ड एज जीरो ऑफ द सिस्टम? It is called as zero of the system because at s equal to -1, the numerator of the the numerator of the transfer function would be equal to 0. If numerator of any rational polynomial is equal to 0, then whole transfer function is equal to 0। मतलब ये कि अगर मैं इस numerator की इक्वेशन में जीरो जहां पर प्रेजेंट है उसकी लोकेशन की वैल्यू s की जगह पर रख दूं तो मेरा इस ट्रांसफर फंक्शन का जो न्यूमरेटर है देन इट विल बी इक्वल टू 0। और अगर किसी भी एक रेशनल पॉलिनोमियल का अगर न्यूमरेटर 0 हो जाता है तो वो पूरा ट्रांसफर फंक्शन 0 हो जाएगा। तो मतलब किसी भी सिस्टम के जीरोस वो लोकेशंस होती हैं जहां पर मेरा ट्रांसफर फंक्शन 0 के बराबर हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द जीरोस ऑफ द सिस्टम। ओके, अगर इस एग्जाम्पल के लिए मैं अगर पोल्स निकालने की कोशिश करूं तो सर दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आई हैव टू पुट दिस इक्वेशन इक्वल टू 0, दैट इज s स्क्वायर प्लस 3s इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो इसको मैं रेशनलाइज करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा s प्लस 2 और s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देयर मस्ट बी टू पोल्स। द फर्स्ट वन पोल इज प्रेजेंट एट s इक्वल टू -1, s इक्वल टू -2, दिस इज द माय फर्स्ट पोल, and the second pole is present at s equal to -1। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी सिस्टम के लिए उसके पोल्स एंड जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। जीरोस का जो यूज है, अगर आप क्लोज लूप, अब एक्चुअली क्या होता है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के अलग पोल्स होते हैं, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के अलग पोल्स होते हैं। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के अलग जीरोस होंगे और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के अलग जीरोस होंगे, क्योंकि उन दोनों का ट्रांसफर फंक्शन भी अलग होगा। तो ये जो सिस्टम के जो जीरोस और पोल्स जो अभी हम लोग मैथमेटिकली निकाल रहे हैं, इनका लेकिन फिजिकल मीनिंग बहुत ज्यादा है। अभी तो मैंने बताया कि ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है, दिस इज ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है तो मेरा पूरा ट्रांसफर फंक्शन 0 हो जाएगा। दिस इज एक्चुअली द एक्सप्लेनेशन इन द टर्म ऑफ मैथमेटिक्स। But what about the physical significance of the zeros and the poles of the system? We will identify it later. जब हम लोग परफॉर्मेंस सेकंड यूनिट में जब हम लोग रिस्पांस एनालिसिस जब हम लोग करेंगे, then you will analyze that this pole is the most crucial part of the transfer function of the system। इस पूरे कंट्रोल सिस्टम में अगर आपने पोल्स को कंट्रोल में अगर कर लिया, किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, then you can control the whole control system। ओके, सिस्टम की पूरी स्टेबिलिटी पोल्स की लोकेशन पर डिपेंड करती है। सिस्टम की पूरी एरर इट विल डिपेंड अपॉन द जीरोस एंड द पोल्स ऑफ द सिस्टम। सो दिस जीरोस एंड पोल्स while at the time of designing, you must carefully design your system so that zeros and poles of the system will not affect the performance of the system। मतलब ये जीरो और पोल को आप इस तरीके से डिसाइड करिए, इस तरीके से सिस्टम को डिजाइन करिए कि ये आपके कंट्रोल में रहने चाहिए। अगर मैं लेमैन टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो ठीक है। तो अभी के लिए तो सिर्फ ये कि आपको जीरोस और पोल्स आपको पता होना चाहिए कि जीरोस और पोल्स किस तरीके से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर।
है ना। तो कोई भी आपके पास में अगर सिस्टम है, अगर आपसे पूछता है सिस्टम के लिए पोल्स एंड जीरोस क्या होंगे, देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन निकालना पड़ेगा। सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालने के बाद में आप न्यूमरेटर को जीरो करिए तो यू गॉट द जीरोस, और अगर आप उस सिस्टम का के डिनोमिनेटर को जीरो कर दें देन यू विल गेट द पोल्स ऑफ द सिस्टम। ओके, चलिए नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्लॉक डायग्राम की। बात जो हमारी थी, हम ब्लॉक डायग्राम की बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी को अभी तक कोई डाउट? एनीवन? अभी तक जो भी हमने कहानी डिस्कस की हो जिसमें किसी को कोई डाउट हो? चलिए, तो हम लोग ने ब्लॉक डायग्राम में दो तरह की हम लोगों ने प्रॉपर्टीज को देख लिया था। अब हम लोग थर्ड वाली प्रॉपर्टीज देखेंगे। द थर्ड प्रॉपर्टी इज, ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू जो है पोल्स हटाकर आएगी ना, मतलब पोल्स को नेग्लेक्ट करके ही निकलेगी ना ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू कहीं पे भी? नहीं ऐसा नहीं, नहीं तुम ये कहना चाहते हो कि सर ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड, मतलब ये बोला जाए कि सर ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या पोल्स पर डिफाइंड होगी? नो, ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू पोल्स पर डिफाइंड नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू अगर मैं s इक्वल टू पोल की लोकेशन पर अगर निकालना चाहूंगा देन डिनोमिनेटर वुड बी इक्वल टू 0 एंड ट्रांसफर फंक्शन वुड बी इनफिनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, ओके। सो द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ block diagram is, if blocks are present in cascade form then how can we basically combine two blocks in cascade form, है ना। तो इसके मैं प्रॉपर्टी का नाम लिख देता हूं, कंबाइनिंग blocks in cascade form। सपोज मेरे कंट्रोल सिस्टम में इस तरह की सिचुएशन है that I have this क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जिसके पास में एक ब्लॉक है दैट इज G1 ऑफ S, उसके बाद में एक अनदर ब्लॉक है दैट इज G2 of S, and my output is Y of S। काहे मेरा के हुआ रे? किसका यार ये माइक ऑन है यार? माइक अपने ऑफ रखो यार, है ना। हाँ, तो इनको मैं कंबाइन कैसे करूं? इसको कंबाइन करने का तरीका बहुत इजी है। मुझे अगर इस पूरे ट्रांसफर फंक्शन, मुझे इस पूरे कंट्रोल सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का मुझे अगर ट्रांसफर फंक्शन निकालना है देन हाउ विल आई कैलकुलेट दिस? तो मैं क्या मानूंगा, मैं बीच में एक इंटरमीडिएट सिग्नल मान लेता हूं दैट इज x2 ऑफ s। ठीक है, तो कल मैंने आपको ये चीज बताई थी कि सर अगर मुझे किसी भी ब्लॉक के, अगर मुझे एक ब्लॉक पर अगर एक इनपुट दिया और एक आउटपुट दिया है तो मैं उसका आउटपुट निकाल सकता हूं कि जो भी इनकमिंग सिग्नल आ रहा है उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई विद द गेन ऑफ द ब्लॉक एंड दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ द आउटपुट ऑफ दैट ब्लॉक, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं x2 ऑफ s को निकालने की कोशिश करूं तो x2 ऑफ s की वैल्यू क्या होगी? x1 ऑफ s इंटू G1 ऑफ s। अगर मैं यहाँ पर y ऑफ s की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, y ऑफ s इक्वल टू x2 ऑफ s इंटू G2 ऑफ s, इस पूरे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? द रेशियो ऑफ द आउटपुट टू द इनपुट दैट इज y ऑफ s अपॉन x1 ऑफ s, y ऑफ s अपॉन x1 ऑफ s। तो y ऑफ s की वैल्यू रख दीजिए, क्या वैल्यू है? x2 ऑफ s इंटू G2 ऑफ s, और आपको निकालना क्या है? x1 ऑफ s या x2 ऑफ s की वैल्यू ये वाली रख दीजिए, वैल्यू क्या आएगी? x1 ऑफ s इंटू G1 ऑफ s, G2 ऑफ s मल्टीप्लाई में है दैट इज x1 ऑफ s, x1 ऑफ s, x और s कैंसिल हो जाएंगे और ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा y ऑफ x अपॉन x1 ऑफ s इक्वल टू G1 ऑफ s
इंटू G2 ऑफ S। तो इसको, इस पूरे ट्रांसफर फंक्शन को, इस पूरे, अगर दो ब्लॉक्स मेरे पास में प्रेजेंट है तो मुझे ये बात समझ में आई कि अगर कैस्केडिंग में अगर है, अगर कैस्केड फॉर्म में दो ब्लॉक्स प्रेजेंट हैं तो उनका जो गेन है G1 ऑफ S और G2 ऑफ S, जो इनके सिस्टम पैरामीटर है, उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। बात समझ में आई ये वाली चीज? अगर कोई भी दो ब्लॉक्स आपस में कैस्केडिंग फॉर्म में प्रेजेंट है देन दे विल गेट मल्टीप्लाइड। तो अगर इस पूरे को मैं अगर ब्लॉक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो आई कैन डू लाइक दैट। अगर दो ब्लॉक को मुझे एक ब्लॉक में कन्वर्ट करना है तो इस वाले ब्लॉक के गेन की वैल्यू क्या होगी? G1 ऑफ S इंटू G2 ऑफ S। इज दिस क्लियर एवरीवन? कि अगर कोई भी दो ब्लॉक्स कैस्केड के फॉर्म में प्रेजेंट है देन दे विल गेट मल्टीप्लाइड and we will convert those two blocks into one, and again will be multiplication of the first block transfer function and the second block transfer function. अगर 4 होंगे तो 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा, 10 होंगे तो 10 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इज दिस क्लियर सभी को? ये वाली ये वाली जो थ्योरम है वो क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? क्लियर है सर। ओके, अब बात अगर यहां तक खत्म कर दी जाए तो सिर्फ मैथमेटिक्स की बात रहेगी। बट मैं चाहता हूं कि अगर कैस्केडिंग वाले टर्म की मैंने बात की है तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में और ओवरव्यू दूं कि व्हाट इज एक्चुअली कैस्केडिंग। कैस्केडिंग का मतलब होता है कि कोई भी दो सिस्टम है, फॉर एग्जांपल कोई भी दो सिस्टम है, लाइक दिस इज माय वन एम्पलीफायर A1, this is my second amplifier that is A2. How can I say the interconnection of the two amplifiers in cascade form? इसका कैसे मैं किसी दो एम्पलीफायर्स को ये कह सकता हूं कि ये कैस्केड फॉर्म में होंगे? कैस्केडिंग का मतलब ये है कि एक का आउटपुट दूसरे के लिए अगर इनपुट बन रहा है, अगर फर्स्ट वाला जो मेरा प्रीवियस स्टेज मेरा जो एम्पलीफायर है वो अगर मेरे दूसरे वाले स्टेज के लिए, दूसरे वाला जो आगे वाला स्टेज है, अगर उसके लिए इनपुट बन रहा है, then I can say that the two amplifiers, the interconnection of the two amplifiers are done in the form of cascading. ये तो बात समझ में आ गया? मतलब पहले वाला एम्पलीफायर का आउटपुट दूसरे वाले के लिए इनपुट, दूसरे वाले का आउटपुट तीसरे वाले के लिए इनपुट, तीसरे वाले के लिए चौथे वाले के लिए इनपुट। अगर इस तरीके की अगर बात अगर हो रही है, इस तरह की व्यवस्था अगर बनाई गई है, तो मैं कहूंगा कि दैट व्यवस्था इज कॉल्ड एज अ कैस्केडिंग। नाउ दिस कैस्केडिंग कैन बी प्रेजेंट इनटू टू फॉर्म्स। दो तरीके की जनरली कैस्केडिंग होती है। द फर्स्ट वन कैस्केडिंग इज कॉल्ड एज नॉन इंटरैक्टिव कैस्केडिंग। Sometimes it is also called as ideal cascading. And the second cascading, which is generally present in all the electronic circuits, is called as interactive cascading. ये आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है ये कैस्केडिंग के बारे में? कोई मुझे इसके एग्जांपल देने की कोशिश करेगा? एनीवन? आप लोगों ने पढ़ी होंगी कैस्केडिंग? एनीवन? फ्लिप फ्लॉप, प्रबल फ्लिप फ्लॉप ठीक है, वो थोड़ा अलग तरह की कैस्केडिंग है यार, वहां पर उस तरह के मतलब एक्चुअली, लेकिन फ्लिप फ्लॉप भी तो एक तरह का ब्लॉक है, बट उसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो यूज हो ही रहे होंगे। मैं बताता हूँ आप लोगों को। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई एक बीजेटी एम्पलीफायर है, दिस इज माई कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, इसका गेन क्या होगा यार? एनीवन? कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का गेन क्या होता है?
बीटा इक्वल टू IC अपॉन IB। IC अपॉन IB कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन होता है। मैं वोल्टेज गेन की बात कर रहा हूँ। व्हाट इज द वोल्टेज गेन? कॉमन एमिटर एम्पलीफायर और जनरली BJT एम्पलीफायर आर जनरली यूज्ड एज अ वोल्टेज एम्पलीफायर, और तुम मुझे करंट गेन का फॉर्मूला बता रहे हो। ये आप लोगों ने EDC में पढ़ा होगा, ये आप लोग की EDC में था, ये सिंगल स्टेज एम्पलीफायर्स ये सब था आपके EDC में। मुझे नाम, अब कोई जवाब नहीं दे रहा तो मुझे नाम देके पूछना पड़ेगा क्या? सपना, सपना प्रेजेंट? स्वस्तिका, बेटा व्हाट इज द गेन ऑफ द वोल्टेज एम्पलीफायर? विकास मेघानी, प्रिंस, एनीवन? अरे कोई तो जवाब दो, आता है कि नहीं आता, ये कुछ यस और नो तो बोलो। सर नहीं आता। तो यार ये तो आना चाहिए, अगर ये नहीं आता है तो फिर यार कैसे आगे चल के प्रबल वोल्टेज गेन एम्पलीफायर अगर तुम्हें EDC में नहीं आ रहा है, या कोई भी बच्चा अगर ऐसा है जो ये कह रहा है कि उसको अगर वोल्टेज गेन का अगर उसे एम्पलीफायर नहीं पता है, तो थर्ड सेमेस्टर में फिर क्या पढ़ा है तुम लोगों ने? ये तो आना चाहिए। दिस इज द मोस्ट बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ द होल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स। अगर आप लोग को ये नहीं आ रहा है तो फिर नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर आप लोग एनालॉग सर्किट्स में किस तरीके से पढ़ रहे हो? देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं आप लोग को थोड़ा सा क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस आप लोग की चल रही हैं, तो ना तो आप मेरी शक्ल देख पा रहे हो ना मैं आपकी शक्ल देख पा रहा हूँ, और अभी मैं सबकी शक्ल देखने की कोशिश करूँ तो नेटवर्क इतना ज़्यादा चला जाएगा ऑनलाइन में कि फिर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को क्लियर करना चाह रहा हूँ कि इस बार इस पूरे फेज में हमारे कॉलेज में ना अभी EC वाले, क्योंकि आप लोग EC के स्टूडेंट्स हो तो मैं आप लोगों को EC का मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो EC में जो कंपनीज आएंगे ना, जो EC वाले ब्रांचेस के लिए मैं कंपनी के नाम आपको लिख लिख के बता देता हूँ। एक कंपनी आई है एलिएशन, एक कंपनी आई है, क्योंकि क्या है ना कि जिन बच्चों के सिलेक्शन नहीं होते, जिन सीनियर्स के आपको सिलेक्शन नहीं हो रहे, वो नहीं बताएंगे कौन कौन सी कंपनी आई है, बट मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी कंपनी आई है। साइनोरिक्यू, एक कंपनी आई है इन्फोसिस, एक कंपनी आई है नगाड़ो, एक कंपनी आई है वी सॉल्यूशंस, एक कंपनी आई है OT सॉल्यूशंस, एक कंपनी आई है आपकी अभी NH सेमीकंडक्टर्स। ये कोर कंपनी है, ये मैंने अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट से बुलाई है, इस साल के बच्चों के लिए, लास्ट ईयर के बच्चों के लिए बुलाई थी। इस वाली कंपनी में EC से एक बच्चा सिलेक्ट हुआ था। इस वाली कंपनी जो साइनोरिक्यू वाली जो कंपनी है ना, ये एक्चुअली ये प्रोग्रामिंग की कंपनी है, इसमें एक भी बच्चा प्रोग्रामिंग ग्राउंड को क्रॉस नहीं कर पाया था। इन्फोसिस पूरे कॉलेज के लिए आई थी, जिसमें से सिर्फ 2 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए इंटरव्यू के लिए, जिसमें से एक बच्चा शॉर्टलिस्ट हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स से और एक बच्ची हुई है मैकेनिकल से। नगाड़ो में एक भी बच्चा पूरे कॉलेज सेलेक्ट नहीं हो पाया। वी सॉल्यूशंस में से एक भी बच्चा कॉलेज के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाया। OT सॉल्यूशन का अभी चल रहा है, ये मार्केटिंग वाली जॉब है, ठीक है। तो इसमें मैं अपने सोर्स से मैं अपना थोड़ा रेफरेंस लगा के 2-3 बच्चों को सिलेक्शन इसमें करवा दूंगा। इस NH सेमीकंडक्टर में मेरा पूरा रेफरेंस चलेगा, तो इसमें 3 बच्चे का मैं सिलेक्शन करवा दूंगा। आप समझ रहे हो? तो आपके जो ये सीनियर से जो आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कॉलेज में कंपनीज नहीं आती, बहुत कंपनीज आती है कॉलेज में, 7 कंपनीज बुलाई है मैंने, बट ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी आपको पैसा देंगी, मतलब आप ये आपको सैलरी देंगे। अगर कोई भी आप कहीं भी आप नौकरी कर रहे हो तो वो कंपनी आपको क्या देंगी? आपको पैसा देंगी। तो वो पैसा किस चीज का देंगी? अगर आप उनको कुछ काम करके दोगे, और आप काम करके कैसे दोगे? जब आपके पास कोई नॉलेज होगी। अगर मुझे लगता है अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके अभी क्लास में भी बच्चे हैं, जो बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने कोर ब्रांच में जाके अपना कैरियर सेट करना चाहते हैं। इस तरीके से कोर ब्रांच में आपका कैरियर सेट नहीं हो सकता कि अगर आपको पूरा सेमेस्टर निकल गया है और आपको एम्पलीफायर का गेन का फॉर्मूला नहीं पता है। यार आज की डेट में ऑनलाइन इतना अवेलेबल डेटा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कर रहा हूँ DCS में मैं आपसे पूछूंगा, मुझे पता है DCS में आपसे बहुत सारी चीजें पूछूंगा, आप नहीं आंसर दे पाओगे। बहुत सारी चीजें जो मैंने पढ़ाई है उसका तो आप नहीं दे पाओगे, जो नहीं पढ़ा है तो उसका मैं आपसे क्या ही पूछूंगा। बट आज की डेट में यार ऑनलाइन कितना सोर्सेज अवेलेबल है यार।
किसी एक टीचर के ऊपर आपको डिपेंड होने की जरूरत है क्या? डीसीएस के लिए क्या सिर्फ आपको मेरे ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत है क्या? एनपीटेल के इतने इतने ब्रिलियंट टीचर्स एनपीटेल में प्रेजेंट हैं, जिनके आगे मेरी कोई वैल्यू नहीं है, जिनके आगे मतलब उनकी नॉलेज इतनी ज्यादा है उन लोगों की, आप उनसे पढ़ सकते हैं। ये कोई एक्सक्यूज तो नहीं है कि नहीं सर आपने नहीं पढ़ाया, या कहते ईडीसी में सर यशवंत सर ने एम्पलीफायर नहीं पढ़ाया तो हमने नहीं पढ़ा। ऐसे नहीं आप लोग क्या कहते हैं अपना कैरियर वीएलएसआई इंडस्ट्री में या एम्बेडेड इंडस्ट्री, चाहे कितना भी तुम लोग आईओटी पढ़ लो, कितना भी मशीन लर्निंग पढ़ लो, कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ लो, जब तक बेस आपका क्लियर नहीं है यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो मेरा आपसे यही सलाह है, ये जो आपके मैंने जब सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था मैंने आपको, तभी मैंने आप लोगों से ये बहुत ही बात मैंने कहा था कि अपने जो सेकंड सेमेस्टर की जो बेस सब्जेक्ट्स हैं इनको स्ट्रॉन्ग करो। जब तक ये आप स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तब तक आपका कुछ भी आगे जाके नहीं होने वाला है, चाहे गेट का एग्जाम हो, चाहे एमटेक हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में जॉब हो, या फिर आप सॉफ्टवेयर में भी जॉब करना चाहते हैं तो आपकी प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो वो आपको करना पड़ेगा। और इसके लिए ये कि सर मैं गेट की कोचिंग लगाऊंगा, या फिर सर मैं एकदम सर क्या कहते हैं मैं फाइनल ईयर में आ जाऊंगा, या एकदम ब्रह्मा जी नीचे कराएंगे सर तभी मैं करूंगा, ये एक्सक्यूज यहाँ नहीं चलेंगे। क्योंकि आप यहाँ पर आपको सामने वाला पैसा तभी देगा जब आपके पास, आपको 10 पैसे वो तब देगा जब आपके पास 100 पैसे की नॉलेज होगी। तो कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा है। सो थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ और थोड़ा सा अपने कैरियर के बारे में सोचो। ये कोरोना नहीं जाने वाला है, कोरोना मैं आप लोग को बता रहा हूँ, कोरोना नहीं जाने वाला है। आप लोग को कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। क्लासेस इस सेमेस्टर पूरा ऑनलाइन ही चलेंगी। आप ये सोचो कि सर ऑनलाइन में मजा नहीं आता है, ऑफलाइन आप हमें पढ़ाएंगे तब हमें समझ में आएगा, नहीं होने वाला कुछ ऐसा। यही सारी कंडीशंस आगे चलती जाएगी। आज कोरोना है, कल को कोई दूसरा फ्लू आ जाएगा, कल को कोई तीसरा कोई आ जाएगा, तो ये सब चलेगा। अब इसी में आपको अपना बेस्ट देना है। साउथ के जो इतने बहुत सारे कॉलेजेस हैं, साउथ में आप आंध्रा में जाइए, आप तमिलनाडु में जाइए, आप कर्नाटका में जाइए, सेकेंड ईयर के खत्म होते होते लड़के बहुत ज्यादा स्किल सीख लेते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करिए। और आज की डेट में ये जब सब कुछ वर्चुअल चल रही है, तो ये वाला सर एक्सक्यूज, सर हम रीवा में बैठे हैं, सर हम रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठे हैं, सर यहाँ कोई सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, ये सारे आपके जो एक्सक्यूजेस थे वो खत्म हो चुके हैं। अब आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन प्रेजेंट है। बस आपको जरूरत है एक्सप्लोर करने का, डेडिकेशन दिखाने का और मेहनत करने का। वो करना शुरू कर दो, वरना बता रहा हूं बेरोजगार ही रह जाओगे और कुछ नहीं होने वाला है। कल को जाके फिर एसआई वगैरह इन सब की तैयारी करनी पड़ेगी। और एसआई की तैयारी अगर करनी थी तो फिर इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो फिर? और उसमें भी बहुत कंपटीशन है। ऐसा नहीं है कि उसमें भी 3000 4000 सीटें निकलती, भरने वाले हो जाते हैं 5 लाख 6 लाख, तो वो भी इतना आसान नहीं है। कांस्टेबल का एग्जाम होता है, एमपी कांस्टेबल का, एमपी कांस्टेबल के एग्जाम में आपको 900 मीटर ना, 800 या 900 मीटर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, 800 900 मीटर आपको 2 मिनट में करना होता है। 2 मिनट, 2 मिनट 45 सेकंड्स, 900 मीटर 2 मिनट 45 सेकंड ना। ये करके देख लेना, कभी दौड़ के देख लेना, पता पड़ जाएगा कि दौड़ पा रहे हो कि नहीं दौड़ पा रहे हो। तो सिंसियर हो जाओ। जो आपके पास में है, जो आज आपके पास में जो चीजें हैं उनको अप्रिशिएट करो और अपने सर झुकाकर अपनी मेहनत करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है? तो ये जो सेकंड सेमेस्टर की जो सब्जेक्ट्स निकल गई, मैंने आपको कई बार बोला है, एक बार नहीं कई बार बोला है मैंने, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डिजिटल सर्किट्स, नेटवर्क एनालिसिस, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ये कोर है आपके सब्जेक्ट्स के। इस बार के कंट्रोल सिस्टम, एनालॉग सर्किट्स, सिग्नल्स एंड सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब ये नहीं आया तो ईडीसी फिर आपकी ईसी ब्रांच में मतलब ही नहीं है। ठीक है? तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो बेटा, वरना फिर वरना आने वाली कंडीशन से बहुत खराब होने वाली है। खैर चलिए, तो इस इंटरेक्टिव कैस्केडिंग के बारे में बात कर रहा था। जनरली अब इसके बारे में क्या ही बताऊं, तो तुम लोग को पता ही नहीं है तो मैं क्या बताऊं। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर जो होता है उसका जो गेन होता है दैट इज AV इक्वल टू -HFE इंटू RL डबल डैश अपॉन HIE। एच पैरामीटर से अगर पढ़े होंगे तो पता होगा।
अगर एच पैरामीटर मॉडल अगर आपने बीजेटी का पढ़ा होगा तो ये पता होगा, अगर एच पैरामीटर मॉडल नहीं पढ़ा है तो ये समझ में कुछ नहीं आने वाला। तो दिस इज एक्चुअली द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द एम्पलीफायर। होता क्या है, और दिस इज द आउटपुट, नेट आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ द एम्पलीफायर। ठीक है, तो होता क्या है कि इसका जो आउटपुट इम्पिडेंस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक एम्पलीफायर है तो इसका कुछ ना एक इनपुट इम्पिडेंस होगा, इसका आउटपुट इम्पिडेंस होगा, और यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ एक इनपुट इम्पिडेंस होगा जिसको मैं RI बोल देता हूँ। तो एक्चुअली होता क्या है कि चूंकि ये कैस्केडिंग में लगे हुए हैं तो इसका ये जो आउटपुट इम्पिडेंस है ये इसके इनपुट इम्पिडेंस के साथ जाके इंटरेक्ट कर लेता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये जो इसका आउटपुट इम्पिडेंस है ये इसके इनपुट इम्पिडेंस के पैरेलल में जाके इंटरेक्ट करने लगता है, जिससे कि ये इसके जो इनपुट इम्पिडेंस का जो गेन है, जो इसका ये A2 जो गेन है, वो जो इंडिविजुअल जो इसका गेन है वो चेंज हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंटरैक्टिव कैस्केडिंग। मतलब फर्स्ट वाले के पैरामीटर से सेकंड वाले का जो मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट इज गेन, इट विल चेंज। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि दिस टाइप ऑफ कैस्केडिंग इज कॉल्ड एज इंटरैक्टिव कैस्केडिंग। ये इंटरैक्टिव कैस्केडिंग हमेशा ही होती है, आइडियल केस कभी नहीं होता। इंटरैक्टिव कैस्केडिंग हमेशा ही होगी। तो अगर मैं कहूं कि इसका गेन A1 था, इसका गेन A2 था, अगर कैस्केडिंग अगर आइडियल होती तो ये A इक्वल टू A1 इंटू A2 होता, बट ये A2 की वैल्यू तो कम हो गई, इस A2 की वैल्यू तो कम हो गई ना। क्यों, किसकी वजह से? सर ये इंटरैक्टिव कैस्केडिंग की वजह से। तो फिर ये A जो रियलिटी में दिस A इज नॉट इक्वल टू A1 इंटू A2। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये होता है आइडियल केस के लिए, मतलब नॉन इंटरैक्टिव कैस्केडिंग के लिए, और ये होता है इंटरैक्टिव कैस्केडिंग के लिए। ये जो मैं आपको इंटरैक्टिव कैस्केडिंग बता रहा हूं इसी को समटाइम्स कॉल एज लोडिंग इफेक्ट। शायद आपने कभी किताब में ये इफेक्ट पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड एज लोडिंग इफेक्ट। दैट लोडिंग इफेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ओप एम्प पढ़ रहे हो या अगर एनालॉग सर्किट्स पढ़ रहे हो तो ये लोडिंग इफेक्ट पता होना चाहिए। और ये लोडिंग इफेक्ट का पूरा जो कंसर्न है, पूरा का पूरा कंसर्न जो रहता है वो कैस्केडिंग वाला कंसेप्ट होता है। चलो ठीक है, तो हम लोगों ने ये देख लेते, ये वाला जो हमने जो डिराइव किया है फॉर्मूला, दैट इज फॉर नॉन इंटरैक्टिव कैस्केडिंग। हमारे कंट्रोल सिस्टम में नॉन इंटरैक्टिव कैस्केडिंग के लिए ये वाला टर्म यूज करते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी is combining blocks in parallel or feed forward topology. The fourth property is combining blocks in parallel or फीड फॉरवर्ड टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है कि ये जो दो ब्लॉक्स रहते हैं ये पैरेलल फॉर्म में रहते हैं, तो इनकी जो ज्योमेट्री रहती है वो कुछ इस तरीके से रहती है, दैट इज R ऑफ S, और फिर आगे जाके ये कंबाइंड होते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, एडिशन फॉर्म में भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकते हैं। मैं दोनों एडिशन ले लेता हूँ, एंड दिस इज C ऑफ S। इसको फीड फॉरवर्ड इसीलिए कह रहे हैं कि दो अलग अलग ब्रांचेस आउटपुट साइड में जाके कंबाइंड हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फीड फॉरवर्ड टोपोलॉजी। अभी मैंने आपको कुछ दिनों पहले, मैंने थोड़ी देर पहले आपको फीडबैक बताया था। फीडबैक में क्या था कि दो ब्लॉक्स थे वो इनपुट साइड में जाके कंबाइंड हो रहे थे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फीडबैक टोपोलॉजी। तो अगर मैं बोलूं कि सर इस तरह के अगर मेरे पास में कोई अगर टोपोलॉजी प्रेजेंट है और मुझे इसका अगर मुझे ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, देन मैं किस तरीके से ट्रांसफर फंक्शन निकालूंगा? दिस इज C1 ऑफ S, इसको मैं C1 ऑफ S मान लेता हूँ। ये दो आउटपुट है ना, इस वाले का आउटपुट C1 ऑफ S होगा, इस वाले का आउटपुट C2 ऑफ S होगा। ठीक है, तो यहां से दिस इज R ऑफ S,
यही सेम ब्रांच इसमें जा रही है, यही सेम ब्रांच इसमें जा रही है, देन दिस इज आल्सो RFS, दिस इज आल्सो RFS. तो व्हाट इज C1 of S? C1 of S इक्वल टू G1 of S into R of S. C2 of S इक्वल टू G2 of S into R of S. यहां से इस डिटेक्टर पर समर पर C of S क्या होगा? C of S इक्वल टू C1 of S प्लस C2 of S. यहाँ दोनों वैल्यू रख दो तो क्या होगा? G1 of S into R of S प्लस G2 of S into R of S. C of S upon R of S equal to G1 of S plus G2 of S. ठीक है, तो कैस्केडिंग में हमने देखा था कि दोनों को मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है, अगर पैरेलल में प्रेजेंट है या फिर फीड फॉरवर्ड टोपोलॉजी में प्रेजेंट है तो उनका आपस में क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये वाली चीज याद रखेंगे. इसमें 2-3 प्रॉपर्टीज और हैं, अब वो प्रॉपर्टीज मैं कल बताऊंगा, थोड़ा सा काम है, थोड़ा मार्क्स फीडिंग वगैरह में मार्क्स वगैरह का थोड़ा सा काम है मुझे. तो ये वाला जो चीज है उसकी जो आगे की जो 2 प्रॉपर्टीज और रह गई हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कुछ 1-2 अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, फिर हमारा ये ब्लॉक डायग्राम हमारा खत्म हो जाएगा. तो आगे की 2 थ्योरम्स और हैं, शिफ्टिंग समर को आफ्टर द ब्लॉक या शिफ्टिंग समर बिफोर द ब्लॉक, शिफ्टिंग ए टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, शिफ्टिंग ए टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द ब्लॉक. ये 3-4 प्रॉपर्टीज बची हुई हैं दैट वी विल डिस्कस टुमारो. एंड सारी प्रॉपर्टीज खत्म होने के बाद हम लोग कुछ अच्छे 2-3 क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है यार, थैंक यू सो मच आज के लिए.